हेलो स्टूडेंट। वैसे तो आपके काफ़ी लेक्चर्स हो गए हैं ईएफ मंथ के एंड पीएस मंथ के, पर जब से ये स्टार्ट हुआ है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, सो हम लोग जो सिलेबस जो चेंज हुआ है, पहले जो सिलेबस आता था उससे अभी के सिलेबस में कुछ टॉपिक्स नए ऐड हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक क्विक रिव्यू ले लेंगे। जो चैप्टर 1 ऑलरेडी थोड़े लेक्चर्स डले हुए हैं, फिर भी हम लोग चैप्टर 1 से थोड़ा थोड़ा जो भी हमारा बाकी है, मतलब जो भी टॉपिक्स छूट गए थे पिछले वाले सिलेबस में, वो टॉपिक्स हम ये सिलेबस में कवर करेंगे। एंड इसके लिए हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या नए टॉपिक्स जो सिलेबस के अंदर ऐड हुए हैं और जो पिछले जो लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको डाले गए उसके अंदर नहीं है। ठीक है, सो ये लेक्चर में हम लोग यहाँ से कन्वेंशनल जनरेशन, लोड कर्व्स एंड टैरिफ्स, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो सिलेबस के अंदर कौन कौन से सबसे पहले तो टॉपिक्स हैं। ठीक है, सो सबसे पहला टॉपिक है जनरेशन सिनारियो इन इंडिया एंड गुजरात। ओके, सो ये टॉपिक पहले नहीं था। ठीक है, सिलेबस के अंदर डायरेक्टली हम वहाँ से पावर प्लांट से स्टार्ट करते थे। जो आपने प्रीवियस वीडियो अगर देखे हैं तो आप देख सकते हो, या फिर आप अगर देखना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल में जो भी अभी आपको जहाँ पे लेक्चर मिल रहा है वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, सो अभी इसके अंदर हमको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जनरेशन सिनारियो इंडिया एंड गुजरात के पावर प्लांट कौन से हैं, कहाँ पे कितना जनरेशन हो रहा है, वो सब कुछ हमको एक बार देखना है कि भी कहाँ हाईएस्ट हो रहा है, कहाँ लोएस्ट हो रहा है। ठीक है, सो वो जनरेशन हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में। देन आफ्टर आपके सारे पावर प्लांट स्टार्ट हो गए। फॉर एग्जांपल ये स्टीम पावर प्लांट है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी सिमेट्रिक अरेंजमेंट कैसी होती है, इक्विपमेंट कौन से यूज़ होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसा होता है, उसका सिमेटिक, उसका पावर स्टेशन कैसा होता है। ठीक है, सो बेसिकली हमको यहाँ पे सारे पावर प्लांट्स के ओवरऑल सिनारियो एंड सिमेटिक देखना है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़ कि अभी क्या सिनारियो है जनरेशन के अंदर इंडिया एंड गुजरात के अंदर। सो आवर कंट्री इज़ वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड इग्नाइट and has a immense water power sources. So but out of the available sources only 30% have been utilized so far. Okay, so अभी तक 30% हमने यूज़ किया है। Some oil reserves have been discovered and power generation from these plant एंड ऑल्सो एग्जीक्यूटेड। सो हम लोग कहीं सारे प्लांट्स हैं जहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस से भी पावर जनरेट होता है। ठीक है, आवर कंट्री हैज़ अ रिच डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम एंड अदर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। ओके, सो हम वो भी यूज़ करते हैं हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। ठीक है, सो हमारे पास एनर्जी की सोर्सेज है, उसमें से जो मेन जो हम यूज़ करते हैं वो है कोल। तो 70% जो इंडिया में एनर्जी बनती है वो बनती है कोल के अंदर से। बाकी फिर हम ऑयल, नेचुरल गैस, रेडियो एक्टिविटी, मतलब आप न्यूक्लियर पावर स्टेशन यूज़ करते हैं, और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे सोलर, विंड, वो सब भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो अभी अगर डेटा पे जाए तो 1947 में हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी थी 1900 मेगावाट। ठीक है, सो अगर हम इसको गीगा में कन्वर्ट करें तो 1.9 गीगावाट था हमारा कैपेसिटी। ठीक है, और एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान द इंस्टॉल जनरेटिंग कैपेसिटी वॉज, यहाँ पे कितनी बढ़ गई है देखो, 400 मेगावाट यहाँ पे बढ़ गया है। ठीक है, सो 5 जो 1947 के बाद जब भी हमने उन लोगों ने 5 साल का प्लान बनाया कि भाई हाँ हमको इंस्टॉल कैपेसिटी हमारी बढ़ानी है, तो उन्होंने पहले 5 साल में 400 मेगावाट का जनरेशन बढ़ाया बाय एडिंग दी अदर पावर प्लांट्स। ओके, देन आफ्टर दूसरा टर्म आया 5 इयर्स का, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली डबल से भी ज़्यादा कर दी, 2.5 गुना हमारी कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 5650 मेगावाट की कैपेसिटी हमारे पास बन गई, मतलब 10 साल के बाद। तो हम बोल सकते हैं 1957 में हमारे पास यहाँ पे 2 से 2.5 गुना तक जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। थर्ड जो टर्म था 5 इयर्स का, उसके अंदर हमने फिर से डबल किया। ठीक है, और अभी अगर हम देखें बाय द एंड ऑफ ईयर 2000 इट इज़ इंक्रीज 95,000 मेगावाट। ओके, सो अगर हम गीगावाट में कन्वर्ट करें तो हमारे पास
उस टाइम पे 95 गीगावाट की कैपेसिटी थी, और जो जनरेशन था वो 4 मिलियन किलोवाट हावर, ठीक है। सो अगर हम फिगर्स पे थोड़ा ठीक से अगर कन्वर्ट करें तो हम कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो ये नीचे एक टेबल है जहाँ पे मतलब कहाँ पे कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी और कितना जनरेशन है वो सब यहाँ पे है। तो ये पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा, उसमें से आप लोग देख लेना कि कहाँ पे कौन सा पावर प्लांट है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। सो यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद सब डिसेंडिंग ऑर्डर में है। महाराष्ट्र ज़्यादातर पावर प्लांट्स महाराष्ट्र में, फिर आंध्रा, असम, बिहार, गुजरात में दुआरण है हमारा, ठीक है। हरियाणा, तमिलनाडु। सो हमारे पास अभी ये थर्मल की बात है, ठीक है। सो थर्मल में हमारे पास दुआरण है, ठीक है। तो ये सारी कैपेसिटीज़ है। सो ये डिटेल्स है इंडिया के अंदर कितने पावर प्लांट्स हैं उसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम आगे जाए कि गैस टरबाइन पावर प्लांट्स कितने हैं, ठीक है। सो गैस टरबाइन में हमारे पास ये पावर प्लांट्स की लिस्ट है गुजरात के अंदर, बाकी सारे स्टेट्स के भी है। तो आप जिसका भी देखना चाहो तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हो। देखो एग्ज़ाम में ऐसा कोई डेटा आपको पूछेगा नहीं कि भाई इसकी कितनी कैपेसिटी है, ये बस आपके नॉलेज के लिए, आपको पता चले कि गुजरात इंडिया में कहाँ पे कितने पावर प्लांट्स है और उसकी क्या क्या कैपेसिटीज़ होती है, ठीक है। अब बात आती है न्यूक्लियर के अंदर हमारे पास तारापुर महाराष्ट्र के अंदर पावर प्लांट है, और उसका जो रिएक्टर है वो बॉइलिंग वाटर रिएक्टर है। अब ये रिएक्टर अलग अलग टाइप्स के आते हैं, वो आगे आप पढ़ोगे कि भाई क्या डिफरेंस होता है उनके बीच में, ठीक है। सो ये हमारा एक जनरेशन कैपेसिटी है, 1400 मेगावाट का हमारा कैपेसिटी है तारापुर में से, ठीक है। देन राजस्थान में है, तमिलनाडु के अंदर है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में हमारे पास कांकरापार में है, ठीक है। सो काफ़ी सारे जनरेटिंग पावर स्टेशन न्यूक्लियर के भी हैं हमारे पास, और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी पावर प्लांट्स हैं कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु के अंदर, जो नेक्स्ट जब भी उसका हो जाएगा तो हम वहाँ पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। और ये सब न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर के लोकेशंस हैं, ठीक है। फिर पम्प स्टोरेज जिसको हम हाइड्रो बोलते हैं, तो वो भी हमारे पास काफ़ी सारे, जैसे सरदार सरोवर और वो सब डैम है हमारे पास, तो वो सब हाइड्रो के अंदर आते हैं, ठीक है। तो उसकी भी कैपेसिटी आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। देन आफ्टर विंड कहाँ कहाँ पे है, गुजरात में जामनगर, लांबा, ठीक है। तो विंड तो काफ़ी जगह पे छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं, पर ये जो है वो थोड़े बड़े वाले प्लांट्स हैं, ठीक है। सो ये विंड के भी प्लांट इंडिया में कहाँ पे कितना मेगावाट जनरेट कर रहा है वो देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। अब जो मेन टॉपिक जो स्टार्ट करना है ना, वो चीज़ है कि स्टीम पावर स्टेशन, जैसे कि मतलब क्या होता है कंस्ट्रक्शन, क्या होता है, कैसे पावर प्लांट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है, वो सब हमको यहाँ पे देखना है। तो कंस्ट्रक्शन इन शॉर्ट, थर्मल पावर प्लांट्स कन्वर्ट क्या करता है, जो हीट एनर्जी होती है फ्यूल की, कोल की, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो ये उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। सो पावर प्लांट के अंदर क्या क्या लगता है, एक तो कोल लगता है, ठीक है। दिस प्लांट्स यूजिंग अ कोल, ऑयल, गैस, न्यूक्लियर एनर्जी। सो स्टीम में सारे पावर प्लांट्स आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टीम जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, मतलब स्टीम पावर प्लांट एक टेक्नोलॉजी है। अब उसको फ्यूल आप कोई भी तरीके से कर सकते हो, जैसे आपको कॉल से करना हो या फिर ऑयल से करना हो, गैस से करना हो तो भी कर सकते हो, न्यूक्लियर से भी कर सकते हो, ठीक है। सो आपको नंबर ऑफ़ फ्यूल सोर्स मिल जाएंगे, आप उसमें से हीट जनरेट करो, ठीक है, और जो आपका वाटर है उसको बॉईल करो, ठीक है, वो स्टीम को आप यूज़ करो स्टीम इंजन चलाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि भाई बाय बर्निंग दी कोल इन अ बॉयलर हीट एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, और ये हीट एनर्जी को हम यूज़ करते हैं टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम। और ये जो हाई प्रेशर स्टीम होती है उसको हम यूज़ करते हैं स्टीम टरबाइन के अंदर, जहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। ऑयल के अंदर भी वही होता है, ऑयल जनरली डीजल ऑयल होता है, तो वो बर्न्ड होता है इंजन के अंदर। जैसे आप देखते हो डीजल जो भी हम व्हीकल यूज़ करते हैं तो उसके अंदर भी वही होता है, बस यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी ले रहे हैं डीजल इंजन से, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल, मतलब डायरेक्टली नहीं बनता है, पहले मैकेनिकल बनता है, उसको कन्वर्ट करते हैं फिर इलेक्ट्रिकल में। फिर होता है गैस, नेचुरल गैस यूज़ करते हैं हम एज अ फ्यूल, ठीक है। तो वो भी क्या करता है, गैस टरबाइन जो होता है उसको रोटेट करता है, मतलब गैस वहाँ पे बर्न होगा और वो ड्राइव करेगा गैस टरबाइन को। न्यूक्लियर में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है कि उसमें दो प्रोसेस होती है, फिशन एंड फ्यूज़न। तो हम यहाँ पे फिशन यूज़ करेंगे, और वो कौन से मटेरियल है जिसके साथ यूज़ हो सकता है, तो वो है यूरेनियम, थोरियम। तो वो क्या करेगा,
वहाँ पे हम चैन रिएक्शन का यूज़ करते हैं, और चैन रिएक्शन के कारण हमको मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है कि मतलब उससे आप बॉईल कर सकते हो वाटर को, और स्टीम टरबाइन के थ्रू आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो एज़ पर द सिलेबस हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, थर्मल, पावर प्लांट स्टीम वाला, डीजल पढ़ना है और न्यूक्लियर पढ़ना है। ठीक है, सो हम थर्मल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ द इनपुट आपका कोल होगा, ठीक है, और वो बर्नड होगा और आपको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा जिससे आप वाटर को बॉईल करोगे। ठीक है, और वो वाटर, बॉइल्ड वाटर जो होता है स्टीम में कन्वर्ट होगा, वो हाई प्रेशर स्टीम को हम यूज़ करेंगे टरबाइन को चलाने के लिए। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो क्या क्या है कि जब भी आप साइट सिलेक्शन करो थर्मल पावर प्लांट के लिए, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो लोकेशन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ द लैंड, एज डिस्पोजल फैसिलिटी, लार्ज क्वालिटी ऑफ वाटर एंड क्वांटिटी भी लार्ज चाहिए, कॉस्ट ऑफ द फ्यूल एट द चीपर रेट एंड क्वालिटी ऑफ लैंड अवे फ्रॉम पॉल्यूटेड एरिया एंड लेबर अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ है। कि लोकेशन सबसे पहला तो साइट ऐसी चूज़ करनी है कि वहाँ पे आप इजीली आपका जो रॉ मटेरियल जैसे कोल है हमारे केस में थर्मल में, तो वो आप पहुँचा पाओ इजीली वहाँ पे। तो रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि वो ऐसा लोकेशन होना चाहिए, वो पॉल्यूशन जो पॉपुलेटेड होता है ना, मतलब रेसिडेंटल या कोई भी चीज़ है तो उससे काफ़ी दूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक ऐश जनरेट होगी, धुआं जनरेट होगा। ठीक है, जो भी बर्न करते हैं हम कोल, तो वो धुआं छोड़ना पड़ता है एटमॉस्फेयर में। तो अगर रेसिडेंटल के पास होगा तो वो धुआं क्या करेगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो ऐसी जगह होनी चाहिए जो पॉपुलेशन से दूर हो। ठीक है, तो लोकेशन है, फिर ऐश डिस्पोजल के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए हमारे पास कि ऐश हम, क्योंकि ऐश जनरेट होगी, एक बार कोल बर्न हो गया तो ऐश जनरेट होगी। अब ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी ऐश है तो कहीं डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। बड़ा पावर प्लांट है, उसमें लाखों टन वहाँ पे कोलसा हमको जलाना है। ठीक है, अब वो कोलसा जलाने के बाद जो ऐश जनरेट होती है उसको कहीं तो डिस्पोज करना पड़ेगा या फिर यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो जनरली जो ऐश यूज़ होती है वो ब्रिक्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो वो ऐश को कहीं पे जहाँ पे भी ब्रिक्स बनती है वहाँ पे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, सो उसके फैसिलिटी भी चाहिए। अब देखो वाटर तो चाहिए क्योंकि बॉईल तो उसी को करना है। ठीक है, हमारे पास कोल आ गया पर बॉईल किसको करोगे अगर वाटर ही नहीं होगा तो। ठीक है, तो और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत चलेगा, हमको पावर प्लांट चलाना है पूरा। ठीक है, सो लार्ज क्वांटिटी में हमारे पास वहाँ पे वाटर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अब कॉस्ट, अब ऐसा ना हो कि भाई जहाँ पे पावर प्लांट डाला वहाँ पे ऐसा कॉस्ट मिल रहा है आपको जो कोल का कि आपको महंगा पड़ रहा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो जाएगी। तो साइट सिलेक्शन करते वक्त देखना है कि भाई यहाँ से कॉल नज़दीक मिल रहा है तो वहाँ पे प्लांट डालो। ठीक है, फिर क्वालिटी ऑफ लैंड की क्वालिटी देखनी है। देखो इसमें क्या है कि लैंड ऐसी होनी चाहिए कि फाउंडेशन मजबूत रहे। ठीक है, अब आप अगर कहीं पे प्लांट लगाते हो वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, मस्त एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे खेत होते हैं, खलिहान होते हैं। ठीक है, वहाँ पे मतलब खेती कर सकते हैं इन शॉर्ट। अगर वो आप उजाड़ के ये पावर प्लांट डाल दोगे तो वो तो नुकसान होगा उल्टा। ठीक है, तो ऐसी जगह चूज़ करो कि जो उजड़ हो, मतलब वहाँ पे कुछ उगता ना हो। ठीक है, या तो फिर वहाँ पे कोई मतलब नज़दीक में कोई रहता ही ना हो जो खेत चलाते हो, तो ऐसी जगह चूज़ करो कि वैसे भी वो खेती के लायक नहीं है। ठीक है, अगर वो ऐसी लैंड चूज़ करोगे जिसका फाउंडेशन भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लैंड भी बेकार है, मतलब पावर प्लांट डाला और अंदर घुस गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लैंड सिलेक्शन करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि भाई वो जो भी हमने पावर प्लांट हमने डाला है उसको लैंड ऐसी मिले, मतलब देखो अगर वो खेती लायक होगी तो उसके कॉस्ट भी ज़्यादा होंगे, तो इनिशियल जो कॉस्टिंग आएगी वो भी आपको ज़्यादा मिलेगी। सो लैंड पे भी आपको ध्यान रखना है। और वे फ्रॉम द पॉल्यूटेड एरिया, वो तो बोला ही मैंने। लेबर अवेलेबल होना चाहिए क्योंकि हमको यहाँ पे काम करने वाले इंसान भी चाहिए। ठीक है, सो काम करने वाले इंसान जल्दी से मिल जाए और कम कॉस्ट में मिल जाए, चीपर हो तो वो भी अच्छा है। अगर बहुत दूर डाल दोगे तो भाई ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ऐड हो जाएगा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और इंडस्ट्रीज़ नियर बाय होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज़ मतलब पावर कंपनीज जो है वो नियर बाय होनी चाहिए ताकि वो ये जो पावर जनरेट हो रहा है उसको ईजिली आगे भेज सके। ठीक है, अब फ्यूल एंड द प्रॉपर्टीज़ क्या है। देखो फ्यूल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं 3 टाइप के, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। ठीक है,
फ्यूल्स में भी नेचुरल और प्रिपेयर्ड ऑयल, जैसे कॉमन जो फ्यूल्स होते हैं वो कोल होता है, ऑयल में डीजल होता है और गैस में नेचुरल गैस होता है। सो कोल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, तो एंड ऑयल इज़ अवेलेबल इन बल्क एट द चीपर रेट, जहाँ पे अवेलेबल होता है चीपर रेट में तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। गैसियस फ्यूल